आज शिवम जैसे ही घर लौटा तो अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी पत्नी सपना इस समय किटी पार्टी से घर लौटी तो उसने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। मेरे माँ बाबूजी के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह घर तुमसे पहले मेरे माँ बाबूजी का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लाई थी। शिवम ने सपना पर चिल्लाते हुए कहा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ दिनों से तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम मेरी माँ बाबूजी के साथ एडजस्ट कर लोगी और उन्हें अपने माता पिता की तरह ही प्यार और सम्मान दोगी क्योंकि हर रिश्ते को थोड़ा वक्त चाहिए होता है। लेकिन तुमने तो मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाबूजी की हालत नौकरों से भी बदतर कर दी। तुमने उनसे एक एक पैसे का हिसाब मांगा और उनकी इतनी बेइज्जती की। एक बात कान खोलकर सुन लो, वह अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारे बाप की नहीं। अब जल्दी से अपना सामान बांधो और चलती बनो यहाँ से। शिवम ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा और अपने माँ बाबूजी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। दरअसल मंजू जी और रमाकांत जी पहले ही अपने गांव में ही रहा करते थे। एक दिन माँ मंजू जी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। अस्पताल में चेकअप के बाद पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। अस्पताल में इलाज के लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत थी, परंतु रमाकांत जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी पत्नी का इलाज करवा पाए। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे शिवम को फोन किया और बोले, बेटा शिवम, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हार्ट अटैक आया है और अस्पताल में एडमिट है। यह सुनकर शिवम स्तब्ध रह गया और भावुक होकर बोला, यह सब कैसे हुआ पिताजी, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, आज सुबह ही तुम्हारी माँ को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी थी। अस्पताल जाकर चेकअप करवाया तो पता चला कि हार्ट अटैक आया है। पूरे 3 लाख का खर्च बताया है डॉक्टर ने। हो सके तो कुछ पैसे भेज दो। कहते कहते रमाकांत जी का गला रुंध गया। पिताजी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस समय वहाँ पर अकेले हैं और मैं यहाँ नहीं। नहीं पिताजी, आप डॉक्टर से कहिए कि वह इलाज शुरू करे। मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहा हूँ और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसी समय शिवम अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी स्नेहा से बोला, हमें अभी माँ बाबूजी के पास पहुंचना होगा। हमने इस कहानी में सपना की जगह स्नेहा बोला है। अब से शिवम की पत्नी का नाम स्नेहा होगा। तभी स्नेहा बोली, अरे अरे क्या हो गया? शिवम ने कहा, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, तुम जल्दी से चलने की तैयारी करो। लेकिन शिवम, आज तो मेरी सहेली की एंगेजमेंट है, हम लोगों को तो वहाँ जाना है और तुम्हारे माँ बाबूजी कहाँ दौड़े जा रहे हैं? उनके पास कल चले जाएंगे। आज हमारा एंगेजमेंट पार्टी पर जाना बहुत जरूरी है और माँ की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बुढ़ापे में तो ऐसी बीमारियां लगती ही रहती है। स्नेहा ने शिवम के हाथों में हाथ डालते हुए कहा। तभी शिवम ने गुस्से से अपना हाथ झटका और बोला, स्नेहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरी माँ वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी जान पर बनी हुई है और तुम्हें पार्टी की सूझ रही है। तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, लेकिन मैं इस हालत में अपने माँ पापा को अकेला नहीं छोड़ सकता। शिवम ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और अस्पताल पहुंच गया। रमाकांत जी, जो अपनी पत्नी की चिंता में घुले जा रहे थे, उन्हें अपने बेटे को देखकर उन्हें कुछ हौसला हुआ और तुरंत उसके गले लगकर रोते हुए बोले, बेटा देखो ना, तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई है। कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, आज बेसुध हालत में पड़ी है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शिवम ने रमाकांत जी के आंसू पोंछे और उन्हें पास रखी कुर्सी पर बिठाया और अपने पिता के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला,
आप बस यहाँ बैठिए, भगवान सब ठीक करेंगे। मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। उसके बाद शिवम डॉक्टर से जाकर बोला तो उनसे बोला, डॉक्टर साहब, चाहे जितना पैसा लग जाए, बस मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर शिवम को दिलासा देते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन के बाद मंजू जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर मंजू जी के ऑपरेशन में जुट गए। कुछ दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो गई और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस दौरान शिवम ने वहीं रहकर अपनी माँ की खूब सेवा की, परंतु काम के कारण उनके पास लगातार फोन आ रहे थे। तो रमाकांत जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, तुम अपने काम पर लौट जाओ। लेकिन पिताजी, कल माँ के घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था, मैं आप लोगों के ऐसा छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। बेटा, अब क्या करे, बुढ़ापा है, यह सब तो लगा ही रहेगा, लेकिन तुम अपने काम पर लौट जाओ। रमाकांत जी बोले तो शिवम ने भी हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन अगले दिन सुबह अपने माँ बाबूजी के कपड़े निकालकर बैग में पैक करने लगा। यह देखकर मंजू जी बोली, अरे बेटा, हमारे कपड़े यह बैग में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि माँ, आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं, अब आप हमारे साथ रहेंगे। नहीं बेटा, हम यहीं पर सही है, बस तुम हमसे मिलने आते रहना, तुम्हारा चेहरा दिख जाए वही बहुत है हमारे लिए। तुम तो जानते हो कि बहू को हमारी उपस्थिति कुछ खास पसंद नहीं है। कहते कहते मंजू जी की आंखों से आंसू उमड़ आए। अरे माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन इस हालत में मैं अब आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। आप मेरे साथ चल रहे हैं। बस बेटे की जिद करने पर मंजू जी और रमाकांत जी दोनों उसके साथ उसके घर आ गए। लेकिन मंजू जी के पैर उसके घर की चौखट पर पड़ते हुए कांपने लगे, क्योंकि वह अपनी बहू का स्वभाव बहुत अच्छे से जानती थी। मंजू जी को इस तरह झिझकते हुए देखकर शिवम मुस्कुराकर बोला, अरे माँ, यह घर पहले आपका है, पूरे अधिकार के साथ आप अंदर आइए। कहते हुए शिवम अपने माँ पिताजी का हाथ पकड़कर उन्हें उनके कमरे में ले गया। उस कमरे को देखकर वे दोनों भावुक हो गए। जानते हैं पिताजी, जब मैं यह घर खरीदा था, तब इस कमरे की सेटिंग बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से करवा ली थी। यह सुनकर मंजू जी और रमाकांत जी ने अपने बेटे को प्यार से गले लगा लिया। अब आप दोनों यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके चाय नाश्ते का इंतजाम करवाता हूँ। वही अपने सास ससुर को अपने घर पर देखकर कमरे के बाहर खड़ी स्नेहा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था। जैसे ही शिवम अपने माँ पिताजी को उनके कमरे में बिठाकर बाहर निकला, स्नेहा उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने कमरे में ले गई और बोली, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? मैंने यहाँ कोई वृद्धा आश्रम खोल रखा है? किसने कहा था तुम्हें बूढ़े बुढ़िया को यहाँ लाकर आने के लिए? स्नेहा, जबान संभाल कर बात करो, वह मेरे माँ बाबूजी है। अगर तुमने उनके बारे में कुछ भी गलत बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपने माँ बाबूजी को मैं संभाल लूँगा, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाबूजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर शिवम रसोई में चला गया। अगले दिन उसने अपने माँ बाबूजी की देखभाल के लिए एक मेड रख ली। शिवम के माँ बाबूजी शिवम के साथ बहुत खुश थे, लेकिन अपनी बहू का अपने प्रति व्यवहार देखकर उनके मन में एक अनजाना सा डर बैठा रहता था। एक दिन जब शिवम को अपने काम के सिलसिले में शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था, तो उसने मेड को सब कुछ समझाने लगा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे माँ बाबूजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वही पास में खड़ी स्नेहा यह सब बातें सुनकर मन ही मन कूद रही थी, परंतु शिवम के डर से उस समय कुछ नहीं बोली। अपने बेटे के दिल में अपने प्रति इतनी चिंता देखकर मंजू जी उससे बोली, अरे बेटा, इतनी चिंता मत किया करो हमारी, तुम निश्चिंत होकर अपने काम पर जाओ।
ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन शिवम चला गया और उसके जाते ही उनकी बहू स्नेहा को तो जैसे मौका ही मिल गया अपने सास ससुर के नाक में दम करने का। अपनी सास को सुनाते हुए एक दिन फोन पर जोर जोर से बात करते हुए बोली, क्या बताऊं तुम्हें, यहाँ आकर पड़ गए हैं। इतना भी नहीं जानते कि शहर में कितनी महंगाई है। उनके आते ही घर खर्च इतना ज्यादा बढ़ गया है कि क्या बताऊं, और पूरे घर को दवा खाना बनाकर रख दिया है। ऐसी गवार है कि ना तो खाने पीने की तमीज है, ना ही कपड़े पहनने की। अरे मेरे मायके में तो ऐसे लोगों को कोई नौकर भी ना रखे। मंजू जी और रमाकांत जी को यह सब बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी चढ़ा, परंतु वे दोनों अपने बेटे की गृहस्थी खराब नहीं करना चाहते थे। इसीलिए अपनी बहू की अपमानजनक बातों को कड़वा घूंट पीकर रह जाते। इतनी सब बातों से भी जब स्नेहा का जी नहीं भरा तो उसने घर की मेड की भी छुट्टी कर दी। आज रमाकांत जी को चाय पीने की तलब हुई तो अपनी बहू को आवाज देते हुए बोले, बहू आज बाई नहीं आई क्या? तो स्नेहा बोली, बाबूजी बाई को मैंने काम से हटा दिया है, बहुत खर्चा हो रहा था। तभी रमाकांत जी ने कहा, तो बहू तुम ही एक कप चाय बना दो, सर भारी हो रहा है। तभी स्नेहा तमक कर बोली, बाबूजी मेरे पास अभी समय नहीं है और इतना काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो पड़े पड़े हाथ पैर जाम हो जाएंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। और मम्मी जी आपको भी आराम करते करते पूरा महीना बीतने को आया है, अब मेरे साथ रसोई में कुछ काम करवाया कीजिए। तभी रमाकांत जी बोले, बेटा काम है वह मुझे बता दो, तुम्हारी माँ की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, वह अभी भी ज्यादा चल फिर नहीं सकती। हाँ तो आप दोनों यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए आए हैं, कोई काम कह देती हूँ तो बहाने बनाने लगते हैं। यह लीजिए थैला और बाजार जाकर सब्जियां ले आइए, और हाँ सब्जियां लाकर उन्हें अच्छे से धोकर फ्रिज में रख देना। रमाकांत जी ने थैला पकड़ा और सब्जी लेने चले गए। जब सब्जी खरीदकर वापस लौट रहे थे तो लगातार इतनी देर पैदल चलने के कारण उनकी सांस फूलने लगी और वे हाँफते हुए घर पहुंचे तो बहू को बोले, बेटा एक गिलास पानी देना। तो बाबूजी मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो मुझे आप ऑर्डर कर रहे हैं, सब्जी लाकर कोई एहसान नहीं किया आपने, यहाँ रहेंगे तो काम करना ही पड़ेगा, जो लेना है खुद ले लीजिए। कहते हुए स्नेहा अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। रमाकांत जी उसकी यह बातें सुनकर अवाक खड़े रह गए। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी इस घर में कोई जगह नहीं है। लड़खड़ाते कदमों से खुद ही किचन में गए और एक गिलास पानी पीकर कमरे में लेट गए। बहू की यह सारी बातें मंजू जी अपने कमरे में लेटी हुई सुन रही थी। जब रमाकांत जी कमरे में पहुंचे तो देखा कि मंजू जी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसके रहते हुए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मंजू जी से अब काम नहीं किया जाता था, उनके हाथ पैर और जोड़ों में बहुत दर्द रहता था। दोपहर होने को आई थी लेकिन रमाकांत जी और मंजू जी अभी तक नाश्ता भी नहीं मिला था। रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया। यह देखकर रमाकांत जी ने खुद ही अपना और अपनी पत्नी का खाना बनाया और उन्हें जाकर खिलाया। यह देखकर बहू कमरे से बाहर आई और चिल्लाने लगी, यह क्या है, आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है, पूरी रसोई फैला रखी है, मुझे मेरी रसोई साफ चाहिए। तभी रमाकांत जी बोले, तुम चिंता मत करो, मैं सारी रसोई खुद ही साफ कर लूंगा। इतना कहकर रमाकांत जी ने सारी रसोई और बर्तन साफ कर दिए। दोपहर का कुछ खाना बच गया था तो शाम को भी उन दोनों ने वही खाना खा लिया। शिवम अपनी माँ पिताजी का हालचाल पूछने के लिए रोज सुबह शाम फोन किया करता था, लेकिन वे दोनों थे कि अपने बेटे से बहू की कोई भी शिकायत नहीं करते थे। हमेशा यही कहते कि
तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू बस अपने काम पर ध्यान दे। अगले दिन सुबह बहू ने 200 रुपये और सब्जी लाने के लिए देते हुए बोली, बाबूजी, सारी सब्जी का हिसाब एक पर्चे पर लिखवा कर ले आना। रमाकांत जी चुपचाप थैला लेकर चले गए। सब्जी वाले ने रमाकांत जी को सब्जी का थैला पकड़ाया और रमाकांत जी बोले, अच्छा भाई, एक काम तो करो, एक कागज पर सारी सब्जी का हिसाब लिख देना। ठीक है बाबूजी। ऐसा कहते हुए सब्जी वाले ने पास रखे कागज के एक टुकड़े पर सारी सब्जी के दाम लिखकर रमाकांत जी को पकड़ा दिया। रमाकांत जी सोचने लगे, चलो अच्छा है, सारी सब्जी का दाम और वजन पेपर पर लिखा है तो बहू को कोई शक नहीं होगा। इतनी कड़ाके की सर्दी में सुबह सुबह सब्जी लेकर आते हुए रमाकांत जी की हालत खराब हो गई। उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके हाथ पैर सुन्न होते जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी तो वहां रुककर उन्होंने एक कप चाय पी। वहां देखा तो पास में ही आग जल रही थी, तो थोड़ी देर उन्होंने वहीं बैठकर आग पर अपने हाथ पांव सेके तो उन्हें सर्दी से कुछ राहत मिल गई थी। सब्जी लेकर जब घर पहुंचे तो सारी सब्जियां धोकर उन्होंने फ्रिज में रख लगा दी और बोले, बहू सब्जी आ गई है, मैंने धोकर फ्रिज में रख दी है। लेकिन बहू की आवाज नहीं आई, शायद फिर से सो गई थी। घर पहुंचकर रमाकांत जी का दोबारा चाय पीने का मन किया तो उन्होंने अपनी और अपनी पत्नी के लिए चाय बनाई और अपने कमरे में चले गए। लेकिन अभी उन्होंने चाय की पहली चुस्की ही ली होगी कि उनकी बहू स्नेहा ने पूरा घर सर पर उठा लिया। जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे पता था, चोरी करते हुए आपको शर्म नहीं आई? सब्जी में से जो 10 रुपए बचे थे वे कहाँ चले गए? तभी राजेश जी बोले, नहीं बहू, सुबह सुबह सब्जी लेने गया था, इसलिए ठंड से मेरे हाथ पैर बर्फ हुए जा रहे थे तो मैं रास्ते में रखकर 10 रुपए की चाय पी ली थी। चाय क्या, आप घर जाकर नहीं पी सकते थे? एक तो इनके बेटे ने इन दोनों को मेरे सिर पर लाकर बिठा दिया है और खुद गायब हो गए हैं, और यह लोग है कि मेरी नाक में ही दम कर रखा है। बहू की मिर्ची से भी ज्यादा तीखी बातें सुनकर रमाकांत जी हैरान रह गए। उनके मन में आया कि बहू को बोले कि बहू, मैंने केवल 10 रुपए की चाय ही पी है, इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात हो गई? लेकिन फिर बेटे की खातिर सबको चुपचाप सह गए। अब तो रमाकांत जी रोज ही अपना और अपनी पत्नी के लिए चाय, नाश्ता और खाना सब खुद ही बनाने लगे और रसोई में बर्तन भी खुद ही साफ किया करते थे। एक दिन जब स्नेहा की सहेली उनसे मिलने के लिए घर आई तो रमाकांत जी अपनी पत्नी मंजू के लिए दलिया बना रहे थे। तभी स्नेहा हड़बड़ाती हुए बोली, अरे रीना, तू क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाती तुझसे मिलने। क्यों, मैं तेरे घर पर नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल, तू मेरे कमरे में चल, वहां चलकर बात करते हैं। इसने अपनी सहेली का हाथ पकड़कर तेजी से अपने कमरे में ले गई ताकि उसकी नजर उसके बाबूजी पर ना पड़ जाए। दोनों आपस में भी बात कर ही रही थी कि रमाकांत जी वहां पहुंच गए और बोले, बहू, मुझे घी नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? इस बात पर स्नेहा के चेहरे के भाव उड़ गए और गुस्से में बोली, आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया कीजिए, मेरी अपनी प्राइवेट लाइफ है। क्या आपको यह बात समझ में नहीं आती? आप जाइए यहाँ से। तभी स्नेहा से उसकी सहेली बोली, रीन, कौन है ये बुजुर्ग? पहले तो तुम्हारे घर पर कभी नहीं देखा। अरे कुछ नहीं, नए नौकर है, अभी नए नए आए हैं तो इन्हें यहाँ यह नहीं पता कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, तो उन्हें छोड़ अपनी सुना। अब रमाकांत जी ने बहू की यह बात सुनी तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तभी पीछे से स्नेहा ने आवाज लगाई, सुनो, मेरी और मेरी सहेली के लिए 2 कप कॉफी बना देना। बहू की यह बात सुनकर उन्होंने चुपचाप कॉफी बना दी और बहू के कमरे में रखकर वहां से वापस आ गए और मंजू जी के लिए बिना घी का दलिया बनाकर अपने कमरे में ले गए। कमरे में मंजू जी ने अपने पति से पूछा, क्या हुआ? बहू क्यों चिल्ला रही थी? अरे मंजू, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम बस अपना दलिया खाओ और आराम करो।
थोड़ी देर में बहू स्नेहा गुस्से से चिल्लाती हुई आई और बोली, अगर कॉफी बनानी नहीं आती थी तो बता नहीं सकते थे, हमारा सारा टेस्ट खराब कर दिया। क्या हुआ बहू? मंजू जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू से पूछा तो वह बोली, आप तो चुप ही रहिए, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, वापस लौटकर आप लोगों को बताती हूँ। और हाँ, मेरे आने से पहले यह घर पूरा मुझे साफ चाहिए। इतना कहकर स्नेहा अपनी सहेली के साथ बाहर निकल गई। बहू की बातें सुनकर मंजू जी रोने लगी। तभी रमाकांत जी बोले, अरे मंजू, तुम बात बात पर रोने लग जाती हो, अपनी तबीयत तो देखा करो। अगर मैं थोड़ा सा काम कर भी लेता हूँ तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। तुम भी तो कहती हो कि इंसान के हाथ पैर चलते रहने चाहिए, वरना शरीर जाम हो जाता है और बीमारियां लग जाती है। सो अलग। रमाकांत जी ने मंजू जी के आंसू पोंछे और उन्हें कंबल उड़ाकर आराम करने के लिए कहा और खुद रसोई में बर्तन साफ करने के लिए चले गए। ठंडे पानी से बर्तन साफ करते करते उनके हाथ कांप रहे थे। थोड़ी ही देर में आवाज आई, माँ, बाबूजी, कहाँ हैं आप? देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। थोड़ी ही देर में शिवम उनके कमरे में दौड़ता हुआ पहुंचा और अपनी माँ के पैर छूते हुए बोला, माँ आप कैसी है? आपकी तबीयत कैसी है? बेटे को सामने देखकर मंजू जी की आंखें भर आई। तभी शिवम बोला, माँ देखो, मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत शॉल लाया हूँ और बाबूजी के लिए बढ़िया क्वालिटी का स्वेटर लेकर आया हूँ। लेकिन बाबूजी है कहाँ? सब जगह देख लिया लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहे। बेटे के इस सवाल पर शांति जी खुद को रोक नहीं पाई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर शिवम हक्का बक्का रह गया और उनके रोने का कारण पूछने लगा। तो मंजू जी ने सारा हाल कह सुनाया। इतने में रसोई से बर्तनों की आवाज आई। शिवम दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा उसके पिताजी वहां बर्तन साफ कर रहे थे। यह दृश्य देखकर शिवम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी रमाकांत जी ने उसकी तरफ देखा और अपने हाथ पोंछते हुए बोले, अरे बेटा, तुम कब आए? बस बाबूजी, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था तो चला आया। ऐसा कहते हुए उसने उनके पैर छुए और उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए उसके सर पर अपना हाथ रखा। शिवम ने महसूस किया कि उसके पिताजी के हाथ ठंड से बर्फ हुए पड़े हैं और कांप रहे थे। इतने में स्नेहा भी वहां पर पहुंच गई और शिवम को देखकर उसके होश उड़ गए। फिर चेहरे पर फीकी सी हंसी लाते हुए बोली, शिवम, तुम तो कह रहे थे कि अभी 15 दिन का काम बाकी है। ऐसा कहते हुए जैसे ही स्नेहा उसके पास आने लगी तो शिवम ने एक दो जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान माँ बाबूजी के साथ ऐसा सलूक करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम उसे दहेज में नहीं लेकर आई थी। मैं जब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपने माँ पिताजी की आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जलील औरत, मुझे तो लगा था कि कुछ दिन बीत जाने पर तुम मेरे माँ बाबूजी को समझने लगोगी, उन्हें अपने ही माता पिता की तरह सम्मान दोगी, प्यार दोगी, लेकिन मैं गलत था। मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाबूजी के साथ नौकरों जैसा सलूक करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। बस अब बहुत हुआ, अभी के अभी अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। शिवम के गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना सुनते ही स्नेहा शिवम के पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, प्यार करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने जन्म देने वाले माँ बाबूजी का अपमान सहन कर पाऊंगा और तुम्हारे लिए उनको छोड़ दूंगा। मैंने सोचा था कि एक ना एक दिन तुम मेरे माँ बाबूजी को समझोगी, लेकिन तुम जैसी औरतें हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके रख देती है। अरे मुझे तो शर्म आती है अपने आप पर कि मैं अपने माँ बाबूजी को तुम जैसी जालिम औरत के हवाले कर दिया। इतना कहते कहते शिवम की आंखों में आंसू आ गए और अपने माँ बाबूजी के आगे हाथ जोड़कर बोला,
मुझे माफ कर दीजिए। मेरे रहते आज के बाद आप दोनों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तभी स्नेहा अपने सास ससुर के पैर में पड़ते हुए बोली, माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनजाने में मैं आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर बैठी। तभी मंजू जी बोली, बेटा माफ कर दो बहू को, लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होते। लेकिन शिवम ने उनकी एक ना सुनी और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। रमाकांत जी ने उसे बहुत रोकना चाहा, लेकिन वह बोला, नहीं पिताजी, अब आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैंने आज इसे माफ कर दिया तो जो औरतें अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करती है उन्हें कभी सबक नहीं मिल पाएगा।